लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कि वर्क क्या होता है, हमने पढ़ा एनर्जी क्या होता है, हमने वर्क और एनर्जी को लिंक किया। वर्क एंड एनर्जी बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, वर्क निकालने के लिए हमने दो तरीके देखे थे। वन इज बाय बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, दैट इज FD cos theta, and another is with the help of energy, that work done is equal to change in kinetic energy. ठीक है, this theorem is known as work energy theorem. This theorem is known as work energy theorem. फिर हमने देखा डिफरेंट केसेस में वर्क कैसे निकालते हैं। हमारे पास कोई ब्लॉक है तो हमने देखा उस पर डिफरेंट फोर्सेस लग रहे थे। नॉर्मल रिएक्शन, mg, फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और हमने सबके वर्क डन कैलकुलेट किए थे। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, work done by friction force, work done by mg force, work done by normal force। और जितने भी आपके वर्क डन होते थे ये सब के सब मिला के वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये हमको क्या मिल जाता था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। Work done by all the forces is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy। अच्छा, ये हमने तब बात करी थी जब आपका फोर्स कांस्टेंट होता था। कांस्टेंट फोर्स अगर आपके ब्लॉक पे लग रहा था तो हमने इस तरह से इसको डिराइव किया था, V is equal to U plus AT। अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आपका v आ जाता था AT के बराबर, और a को आप लिख सकते हो F/m, है ना। a को आप क्या लिख सकते हो? F/m। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया था F/m इंटू t, v इज इक्वल, ठीक है। और टाइम को आप क्या लिख सकते हो? कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हमने रिलेशन देखा था, हाफ mv² इज इक्वल टू f इंटू डी हमें मिला था, विच इज इक्वल टू योर वर्क। ये तब हमें मिला था जब आपका फोर्स कैसा होता था? कांस्टेंट होता था, व्हेन योर फोर्स इज कांस्टेंट। But what will happen if your force is variable? If your force will be variable, क्या तब भी ये रिलेशन ट्रू होगा? Then also this relation will be true। है ना, जब आपका फोर्स वेरिएबल होगा क्या तब भी ये रिलेशन आपका वैलिड होगा? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। सपोज योर फोर्स इज वेरिएबल, सपोज योर फोर्स इज वेरिएबल। इफ योर फोर्स इज वेरिएबल, आई कैन सिंपली से काइनेटिक एनर्जी तो वही होगी। अगर आपने एक ब्लॉक लिया और इस पर फोर्स लगाया, इट इज इक्वल टू, इट इज सम वेरिएबल फोर्स x प्लस x² प्लस 2। किसी का भी फंक्शन हो सकता है ना फोर्स। आप वेरिएबल का मतलब वो किसी का भी फंक्शन हो सकता है।
अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, इफ योर फोर्स इज वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब वो किसी का भी फंक्शन हो सकता है। तो इस कंडीशन में देखते हैं क्या वर्क एनर्जी थ्योरम इस कंडीशन में भी एप्लीकेबल है। तो सपोज करो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज योर हाफ mv square, all of you know that. If you differentiate this term d by dt of kinetic energy which is equal to, अगर आपका मास कांस्टेंट है सो इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, if your mass is constant, है ना, अगर आपका मास कांस्टेंट है then I will differentiate this term, half is constant, mass is constant, so I can simply write d by dt of v square, d by dt of v square, ठीक है। d by dt of v square। तो v स्क्वायर को डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, देखो वापस चेन रूल आपको लगाना पड़ेगा। अगेन अप्लाई द चेन रूल। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए v के रिस्पेक्ट में इसको आप पहले डेरिवेटिव करोगे। v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल लगाओगे। सो चेन रूल कैसे लगाओगे, देखो पहले आप करोगे d by dv of v स्क्वायर into dv by dt. You can apply the chain rule, so you will get m by 2 d by dv of v square will be 2v into dv by dt, dv upon dt. So this will be your derivative of kinetic energy, है ना। So यहाँ से देखो, आप ध्यान से देखोगे 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। You will get m into v into dv upon dt, m into v into dv upon dt. This will be your derivative of kinetic energy, derivative of kinetic energy, m into v into dv upon dt, ठीक है। समझ आया सबको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो dv by dt को आप क्या लिख सकते हो, this term is your acceleration, dv by dt is your acceleration, ठीक है। सबको पता चल रहा है ना, सबको पता चल रहा है। यस, सो dv by dt आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। dv by dt इज योर एक्सेलरेशन। सो मास इनटू एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी योर फोर्स। So I can write this as F into V, which is d by dt of kinetic energy, ठीक है। अब वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx upon dt. I can write velocity as dx upon dt. So you can see here, if you substitute, you will get F into dx upon dt is equal to d by dt of kinetic energy, which is equal to d by dt of kinetic energy.
अब यहाँ से देखो dt से dt आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली यू विल गेट डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी is equal to f dot dx, derivative of kinetic energy which is equal to f dot dx. If you integrate this within the limits from initial kinetic energy to final kinetic energy and integrate this from initial position to final position, initial position to final position, what you will get, this is change in kinetic energy final minus kinetic energy initial, which is equal to integration of f into dx from x initial to x final. इसी को हम बोलते हैं वर्क डन, इसी को क्या बोलते हैं हम, वर्क डन. So this is your work energy theorem when your force is variable, when your force is variable. अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो आप इस फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करोगे. ठीक है, सपोज करो आपको फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है x + 3 न्यूटन्स. ठीक है, और मैंने आपको बोला फाइंड द वर्क डन व्हेन इनिशियल पोजीशन इज 2 मीटर एंड फाइनल पोजीशन इज 3 meters. So you will simply integrate this by applying work energy theorem. Work is equal to integration of f into dx from initial position to final position. ठीक है, f की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे. f की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, x + 3. So we'll substitute here x + 3 into dx from initial position to final position 3. इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, x² / 2 plus 3x within the limits from 2 to 3. When you put the limits you will get the answer 9/2 plus 6 minus 4/2. 4/2 is 2 minus 6. अच्छा ये 9 होगा ना, 3 3 9. 9/2 minus 9 plus 9 minus 2 minus 6. उसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 9/2 plus 1 11/2 joules. This will be your work done, and from work energy theorem it will be equal to change in kinetic energy. तो सपोज आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 दिया हुआ है, आपका बॉडी रेस्ट पे है, और आपको बोला गया फाइंड द फाइनल वेलोसिटी इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 kg. तो आप सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते, और यहाँ से देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11/2 विच इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. It is given that initial kinetic energy is 0 and final kinetic energy you can write half m vf² which is equal to 11/2. मास का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 2 kg.
तो यहाँ से देखो आपको फाइनल वेलोसिटी कितना मिल जाएगा, 11/2 का अंडर रूट मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। इस तरह से आप वर्क और एनर्जी को रिलेट कर सकते, इस तरह से आप वर्क और एनर्जी को रिलेट कर सकते। सबको समझ आया? यस, इन दिस वे यू कैन रिलेट वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखो, एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 6.6, इसी एग्जांपल के बेस पे सी एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 6.6। एग्जांपल नंबर 6.6 एनसीईआरटी, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, एक 1 kg का ब्लॉक है, इट इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, एंड विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। एंटर्स अ रफ पैच, तो यहाँ तक देखो सरफेस स्मूथ है, फिर आपका रफ पैच आ जाता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0.1 to x equal to 2.01, this surface is your rough patch। ठीक है, और इस रफ पैच में इस पे रिटार्डिंग फोर्स लगता है, इस रीजन में आपके ब्लॉक पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है, रिटार्डिंग फोर्स पीछे की तरफ, रिटार्डिंग फोर्स विल ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द ब्लॉक, और वो रिटार्डिंग फोर्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू -k/x। अगेन यू सी दैट your force is variable here, force is not constant, force is depending upon x, as your x value of x changes from 0.1 to 2.01, your value of force is also changing, so here it is also a case of a variable force। ठीक है, तो इतने रीजन में जो रफ सरफेस है, यहाँ पे एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है Fr, और उस Fr का वैल्यू हमें गिवन है, और ये सिर्फ इसी रेंज में लग रहा है, जब आपकी x की वैल्यू 0.1 से 2.01 तक वेरी कर रही है, इतनी रेंज में ही आपका ये वाला फोर्स लग रहा है। ठीक है, इन दिस रेंज ओनली दिस रिटार्डिंग फोर्स इज एक्टिंग, और x इज इक्वल टू 0 से लेके 0.1 तक कोई भी रिटार्डिंग फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब ये वाले रीजन में कोई भी रिटार्डिंग फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ ये वाले रीजन में आपका रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, और 2.01 के बाद भी अगर मैं जाऊंगा आगे, तो यहाँ भी कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं लग रहा। सो 0.1 से कम और 2.01 से ज़्यादा there will be no retarding force, retarding force is only acting between 0.1 to 2.01, it is given in the question where k is a constant, और इसका वैल्यू आपको गिवन है 0.5। so what is the initial kinetic energy, final kinetic energy and speed of the block as it crosses the patch? so हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, जैसे ये वाला ब्लॉक जो है आपका 1 kg का, ये इस रीजन को जब क्रॉस कर जाएगा, जब ये इस रीजन को क्रॉस कर जाएगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट यू हैव टू फाइंड। अगेन यू हैव टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। वी नो दैट work done by the force which is equal to integration of
एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि आपका फोर्स वेरिएबल है, यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो फोर्स का वैल्यू आपको गिवन है, फोर्स का वैल्यू है माइनस के अपॉन एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम द लिमिट्स, कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, देखो पहले रीजन में तो आपका कोई फोर्स नहीं लग रहा है, 0 से 0.1 में आपका फोर्स का वैल्यू 0 है, सिर्फ 0.1 से 2.01 तक आपका रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, 2.01 के बाद भी आपका फोर्स 0 है ना। अगर आप इसको समझने के लिए लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए। देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 0.1 एफ डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0.1 to 2.01 एफ डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2.01 टू इन्फिनिटी ले लो एफ डॉट डी एक्स। अब ध्यान से आप देखो तो 0 से 0.1 में तो फोर्स का वैल्यू 0 है, आपका रोटेटिंग फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो आपका 0 हो गया। 2.01 से इन्फिनिटी तक भी आपका फोर्स का वैल्यू 0 है, ये वाला पार्ट भी आपका कैंसिल हो गया, तो बचा खाली आपका ये वाला पार्ट विच इज़ फ्रॉम 0.1 to 2.01 and that is equal to your change in kinetic energy which is final kinetic energy minus initial kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy, ठीक है। तो अब आपको सिंपली फोर्स का वैल्यू पुट करना है which is minus k upon x into dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0.1 to 2.01। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दोगे तो ये माइनस के वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, तो आपको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या होता है बताओ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स विल बी log x। वेरी गुड, हमने पढ़ा हुआ है ना ये, इसलिए मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स पहले ही सारे पढ़ा दिए थे ताकि आपको ये छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आए। कई बच्चे अब यहाँ पे अटके होंगे और सोच रहे होंगे सर इंटीग्रेशन कैसे करूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स आपको पता है ln x, you can simply write ln x within the limits 0.1 to 2.01। यहाँ पे आपको मास की वैल्यू भी पता है विच इज़ योर 1 kg, तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, k का वैल्यू भी आपको पता है 5, और ln का एक बार अपर लिमिट पुट करोगे फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करो, बस इसको सॉल्व कर लोगे आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। चलो इस तरह के थोड़े क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको पता चलेगा वर्क एनर्जी थ्योरम में कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। सपोज करो एक एग्जांपल और करते हैं इस पर। अगर आपको फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 0.5x plus 10 which is acting on a particle, then calculate the work done in displacing the particle from x is equal to 0 to x is equal to 2 meters. Find the value of work done. ठीक है, चलो वर्क डन निकाल के बताओ कितना आएगा।
तो देखो वर्क डन कैसे निकालेंगे, अभी अभी आपको बताया। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स 0.5x plus 10. You have to simply substitute the value here and integrate it 0.5x plus 10. अब इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए फ्रॉम 0 to 2। तो पहले वाले टर्म को इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा 0.5 x square upon 2 plus 10x within the limits फ्रॉम 0 to 2। बस अब यहाँ पे आपको खाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। पहले अपर लिमिट पुट करोगे दोनों जगह पे, फिर उसमें से माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो 0 है तो उसका पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं। अपर लिमिट पुट करोगे तो 0.5 into 2 you will get 1, you will get 1 plus 10 into 2 will be 20, so you will get 21 joules. This will be your work done. ठीक है, अच्छा सपोज करो आपको फोर्स ऐसे दिया होता आई कैप और जे कैप के फॉर्म। ठीक है, सपोज करो आपको फोर्स ऐसे दिया होता, लेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप। सपोज करो आपको फोर्स ऐसे दिया होता और आपने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया फ्रॉम पॉइंट ए विच इज़ एट 1,2 टू पॉइंट बी विच इज़ एट 0,1। अब मैं आपको बोलता कि फाइंड द वर्क डन। अब मैंने आपको सब चीज़ें वेक्टर फॉर्म में दे दी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू इनिशियली। मैंने आपको बताया पहले आप छोटा सा वर्क डन निकालोगे। ठीक है, छोटा सा वर्क डन कैसे निकालोगे, वर्क डन इज डिफाइंड एज एफ डॉट। अब यहाँ पे आप dx नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो x में भी चेंज हो रहा है और y में भी चेंज हो रहा है। dx हम तब यूज करते थे, एफ डॉट dx हम तब यूज करते थे जब आपकी बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करती थी, एक्स एक्सिस। अब आपकी बॉडी एक्स में भी मूव कर रही है, वाई में भी मूव कर रही है, मतलब इस तरह का कुछ मोशन हो रहा है, 2D मोशन हो रहा है। तो इसको मैं आर मान लूँगा। ठीक है, आपकी बॉडी सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रही है, तो अब मैं dx की जगह पे क्या यूज़ करूँगा, dr। समझ आया, क्योंकि अब आपका बॉडी का मोशन देखो 1D से 2D में चेंज होगी। तो बॉडी का मोशन जब 1D से 2D में चेंज होगा, so you can use dr instead of dx, f dot dr। अब dr को मैं क्या लिख सकता हूँ, I can write dr is equal to dx I cap plus dy j cap। ठीक है, dr को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx I cap plus dy j cap। यहाँ तक सबको समझ आया, यहाँ तक सबको समझ आया बेटा, कैसे मैं 1D से 2D में चला गया। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस, यस। ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है, कैसे हम 1D से 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं मोशन को। फिर से बताऊं, देखो इधर वॉइस कट हो रहा है, अब आ रहा है वॉइस, यस वॉइस सबको आ रहा है, हेलो, हाँ वॉइस आ रहा है ना, ओके बेटा, क्लियरली आ रहा है ना सबको। जिसको कट हो रहा है बेटा एक बार नेटवर्क चेक कर लो, तो हाँ एक बार नेटवर्क चेक करो अपना, है ना, नेटवर्क का बहुत इशू आता है आपके यहाँ पे, है ना, एक बार नेटवर्क चेक कर लोगे बेटा। ठीक है, तो dr को मैं क्या लिखूंगा, dx I कैप प्लस dy j कैप। और फोर्स का वैल्यू तो मुझे पता ही है, फोर्स का वैल्यू गिवन है x I कैप प्लस 2y j कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराना है आपको, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराना है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट।
सो एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप, इसको मैंने डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, dx आई कैप प्लस dy जे कैप, और फिर इसको मैंने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन देखो आपको दी हुई है 1,2, और कहाँ तक इंटीग्रेट करना है 0,1 तक। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स है, x भी वेरिएबल है आपका और y भी वेरिएबल है, तो आपको देखो कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको। तो पहले तो इसका डॉट प्रोडक्ट कराओ आप। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, x वाले पार्ट को x से मल्टीप्लाई करते हैं, i वाले पार्ट को i से मल्टीप्लाई करते हैं, और j वाले पार्ट को j से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा x dx प्लस 2y dy, यही हो जाएगा 2y इंटू डी वाई प्लस एक्स इंटू डी एक्स। और उसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, फ्रॉम 1,2 टू 0,1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू दी हुई है, दिस इज योर x इनिशियल, दिस इज योर y इनिशियल, दिस इज योर x फाइनल, दिस इज योर y फाइनल। तो जब मैं x वाले पार्ट को इंटीग्रेट करूँगा तो मैं उसमें x की वैल्यू पुट करूँगा, जब मैं y वाले पार्ट को इंटीग्रेट करूँगा तो मैं उसमें y की वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, तो देखो आपको इसको ऐसे इंटीग्रेट करना है, जब आप x को इंटीग्रेट करोगे x dx तो आप x की वैल्यू को पुट करोगे। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू आपकी 1 है और ऊपर आपकी x की वैल्यू कितनी है 0। सो यहाँ पे आप पुट करोगे 1 से 0। अच्छा, y की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, या फिर आप इसको ऐसे करो, ऐसे छोड़ो, इस तरह से करो, आप पहले इसको इंटीग्रेट ही कर दो, जैसे आप नॉर्मली इंटीग्रेट करते हो वैसे आप इसको इंटीग्रेट कर लो। तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 प्लस 2y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2y² 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। सो आपको क्या मिलेगा, x² 2, वी विल गेट x² 2 प्लस y² विद इन द लिमिट्स। तो आप लिमिट्स आप एक साथ लगा दो। इनिशियल आपको क्या दिया हुआ है, फ्रॉम 1,2, और फाइनल लिमिट क्या दिया हुआ है 0,1। चलो, तो अब पहले मैं फाइनल लिमिट पुट करूंगा। ठीक है, तो x की फाइनल वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे पुट करूंगा 0। y की फाइनल वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे पुट करूंगा 1, माइनस x की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे पुट करूंगा 1। y की इनिशियल वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे पुट करूंगा 2। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व भी तो करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 4, तो 1 माइनस 8, सो यू विल गेट -7/2 joules, which is equal to -3.5 joules। समझ आया सबको? इस तरह से आपको वैल्यू पुट करना है। एक बार रिपीट करता हूँ मैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो अभी तक हम क्या पढ़ते थे, 1D मोशन पढ़ते थे जिसमें आपका एक वेरिएबल होता था। अब हम क्या कर रहे, देखो आपका फोर्स देखो 2 डायमेंशन में लग रहा है, एक्स आई कैप और वाई जे, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका 2D में हो रहा है। 1,2 से आपका पार्टिकल जा रहा है 0,1 पे, तो फोर्स भी 2 डायमेंशन है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका 2 डायमेंशन। तो हमने क्या किया, वर्क डन का डेफिनेशन लगाया। तो वर्क डन क्या होता है, F.dr। ठीक है, dr क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं, dx आई कैप प्लस dy जे कैप, है ना। आपका पार्टिकल 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है ना, तो कुछ x में मूव करेगा
कुछ y में मूव करेगा तभी तो ऐसे जाएगा वो, कुछ x में मूव करेगा कुछ y में मूव करेगा तभी तो ऐसे जाएगा। dr आपका रिजल्टेंट होगा dx और dy। समझ आया? मैंने dr का वैल्यू रख दिया dx i कैप प्लस dy j। अब हमने क्या किया, इसको डॉट प्रोडक्ट करवाया। देखो हमें पता है फोर्स का वैल्यू कितना है, एक्स आई कैप प्लस 2y j कैप। इसको डॉट प्रोडक्ट करवाना है dx i कैप प्लस dy j कैप। तो डॉट प्रोडक्ट करते तो हम क्या करते हैं, i वाले को i से मल्टीप्लाई करते हैं और j वाले को j से मल्टीप्लाई करते हैं। तो i वाला पार्ट क्या है इसका x, तो x को मल्टीप्लाई किया dx से तो हमें क्या मिल गया x dx, और 2y को मल्टीप्लाई किया किससे, dy से, तो हमें मिल गया 2y dy। ठीक है, क्या मिल गया 2y dy। अब हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमें पता है, देखो x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर रूल लगाओगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 2y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y स्क्वायर। और लिमिट्स हमें दिया हुआ है, देखो इनिशियल लिमिट दिया हुआ है x का, फाइनल लिमिट y का इनिशियल लिमिट, x का फाइनल लिमिट, y का फाइनल लिमिट। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इसको इंटीग्रेट कर दिया और अब हमने क्या किया, लिमिट्स को पुट किया। देखो अभी तक हम क्या करते थे, एक ही लिमिट हमारे पास होती थी, हम इंटीग्रेट करते थे 1 से 2, तो हमारे पास एक ही लिमिट होती थी, या तो x की होती थी या तो y की होती। हमारे पास दो लिमिट है, x की भी लिमिट है इनिशियल, y की भी इनिशियल, x की फाइनल y की फाइनल। तो पहले हम हमेशा फाइनल वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखो x में आप x की वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे पहले मैंने x की वैल्यू पुट करी तो मुझे क्या मिल गया 0। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू पुट करी तो मुझे क्या मिला 1। पहले आप सारी फाइनल वैल्यू पुट करोगे, x की फाइनल y की फाइनल, फिर इनिशियल वैल्यू को पुट करोगे। x की इनिशियल वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो आपको मिल गया 1/2। और y की इनिशियल वैल्यू क्या थी 2, तो y की इनिशियल वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो ये मिली। तो यहाँ से आपका वर्क डन कितना आ गया, -3.5 जूल्स। ठीक है, समझ आया? तो देखो कैसे हम 1D से 2D में चले गए। और एक आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया, कंसेप्ट वापस वही था, वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट डी एक्स। कंसेप्ट इज अगेन सेम। क्लियर हुआ सबको? यस। एक और क्वेश्चन करते हैं चलो इस तरह का, आपको पता चलेगा कि सही में वेरिएबल फोर्स का आपको पूरा फील आ जाएगा। ठीक है, लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम। एक और एग्जांपल करते हैं बढ़िया सा। सपोज करो हमको एक ब्लॉक दिया है, इसका मास है 10 kg। ठीक है, 10 kg का मास है इसका, और हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है सरफेस पे। अब हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, F इज इक्वल टू 10T के बराबर। अगेन दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन टाइम। ठीक है, हमने फोर्स लगाया 10T के बराबर। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वर्क डन इन 2 seconds। वी हैव टू फाइंड द वर्क डन इन 2 seconds। 2 सेकेंड में इस ब्लॉक पे कितना वर्क डन होगा ये हमें निकालना। ठीक है, तो देखो वापस से हम वर्क डन का डेफिनेशन लगाएंगे। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट डी एक्स। सो फोर्स का वैल्यू तो मुझे पता है, फोर्स का वैल्यू मुझे कितना पता है 10T। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 10T। बट यहाँ पे देखो dx है, तो dx को भी मुझे t के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे पता है वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt। सो मैं dx को क्या लिख सकता हूँ, v इंटू डी टी। सो आई कैन राइट हियर v इंटू डी टी इट इज इक्वल टू w। छोटा सा वर्क डन है तो इसको मैं dw लिख सकता हूँ। छोटा सा वर्क डन को क्या लिख सकता हूँ, dw। ठीक है,
समझ आया? यस, यहाँ तक सबको क्लियर है? छोटा सा वक्डन मैंने लिख दिया 10t इंटू वी डी टी। मुझे छोटा सा वक्डन क्या मिल गया? 10t इंटू वी डी टी। ठीक है, अब v को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, अब मुझे v को भी रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वेलोसिटी भी एक वेरिएबल है और टाइम भी एक वेरिएबल। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए ना, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? तो देखो, मुझे इतना पता है कि वेलोसिटी क्या होती है। आपका ब्लॉक इनिशियली क्या है? देखो, रेस्ट पे, और इनिशियली आपका ब्लॉक क्या है? रेस्ट पे। ठीक है, और 2 सेकेंड में ये इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अगर मुझे ये पता चल जाए? 2 सेकेंड में वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज़ मुझे और पता है, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? वो सब छोड़ो, बेसिक से चलते एकदम, अपन तो एकदम बेसिक से चलते हैं। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? m इंटू डी वी बाई डी टी, मास इंटू एक्सेलरेशन, विच इज इक्वल टू 10t। ठीक है, लिख सकता हूँ ना? तो यहाँ से देखो, मास का वैल्यू मुझे पता है 10 kg, सो आई कैन राइट हियर 10 इंटू डी वी अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू 10t। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो मैं dv को क्या लिख सकता हूँ? t इंटू डी टी। dv को क्या लिख सकता हूँ? t इंटू डी टी। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम कौन दे रहा था? v दे रहा था, है ना? v। तो dv का वैल्यू अगर मुझे पता चल गया तो क्या मैं यहाँ से v का वैल्यू निकाल सकता हूँ? इसको इंटीग्रेट करके, इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे v का वैल्यू मिल जाएगा। तो v का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? टी स्क्वायर अपॉन 2। इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 टू v, इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 टू t। सो v का वैल्यू मिल जाएगा आपको टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब ये v को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा क्योंकि v मुझे प्रॉब्लम दे रहा था, तो मैंने v की जगह पे क्या रख दिया? टी स्क्वायर अपॉन 2। अब मुझे वक्डन मिल जाएगा, तो वक्डन कितना हो जाएगा? देखो, 10t इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी टी। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो वक्डन कितना हो गया? यू विल गेट 5t क्यूब इंटू डी टी। ठीक है, 5t क्यूब इंटू डी टी। तो सिंपली यू विल गेट टोटल वक्डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल वक्डन मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? आपको 2 सेकेंड में निकालना है, तो 0 टू 2 सेकेंड आप लिमिट रखोगे। सो विल गेट 5 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 4 विद इन द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 2। 0 टू 2 आप लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा ये? यू विल गेट 5 इंटू 16 अपॉन 4, सो यू विल गेट 20 जूल्स। तो 20 जूल का वर्क डन होगा 2 सेकेंड में। 20 जूल का वर्क डन होगा 2 सेकेंड। अभी इतना बड़ा मेथड आप एग्जाम में करोगे तो आपका सारा टाइम निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसके लिए एक शॉर्टकट निकाला। अब इसका आपको शॉर्टकट बताता हूँ, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा शॉर्टकट बताऊँगा, आपका 1 लाइन में आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। तो अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता है तो आप सिंपली उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो और आपका सेम आंसर आएगा 20 जूल्स। ठीक है, इतना बड़ा जो हमने इंटीग्रेशन किया, इतनी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, इसको हमें एक लाइन में अगर करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, एक लाइन में करना है तो कैसे करेंगे? देखो, तो हमें वेलोसिटी तो यहाँ पे पता चल गई थी। अगर आप ध्यान से देखो तो हम डायरेक्टली ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, v इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2। और मुझे पता चल गया कि 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी?
यहाँ पे आप 2 पुट करोगे, सो यू विल गेट 2 स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड के बाद इस ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दूंगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 थी क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे था। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, तो यहाँ से देखो आपका आंसर सेम आएगा 20 जूल्स। विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम इस क्वेश्चन को हमने 2 लाइन में सॉल्व कर दी। समझ आया आपको? काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाल दी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 था, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया तो मुझे वापस 20 जूल्स मिल गया। सबको समझ आया? यस। सो इस तरह से आप वर्क एनर्जी थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हो वर्क डन निकालने में। आपका कंसेप्ट काफ़ी इजी हो जाता है। अब हम चालू करेंगे इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी कहानी सुनो, फिर आपको मज़ा आएगा। थोड़ी कहानी आपको सुनाता हूँ, कुछ कहानी हो जाए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सपोज करो, इसको समझने से पहले एक कहानी आप सुनोगे, फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की तरफ हम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे एकदम। ठीक है, बड़े आराम से हम जाएंगे, एकदम स्लो मोशन में, एकदम स्लोली आगे चलेंगे ताकि आपको समझ आते रहे। कोई भी पॉइंट पे डाउट आएगा आप लोग बता देना, ठीक है? तो बहुत ही स्लोली हम चल रहे हैं। अब सपोज करो, अभी तक मैं क्या करता था, हमारे पास ऐसा कोई ब्लॉक होता था तो मैं उसको आगे की तरफ ले जाता था और हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालते थे तो हमें वर्क डन मिल जाता था। अब मैंने क्या किया, यही ब्लॉक को लिया और इस ब्लॉक को स्लोली एकदम हौले में ऊपर उठा के ले गया और ऊपर उठा के यहाँ पे ले गया। सपोज करो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ले गया। यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v थी, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v थी। बहुत स्लोली मैं इसको ऊपर उठा के ले जा रहा हूँ, स्लोली हौले। ठीक है, बहुत जब मैं स्लोली इसको उठा के इधर ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, बहुत स्लोली जब मैं किसी ब्लॉक को ऊपर उठा के ले जा रहा हूँ, अब मैं आगे नहीं ले जा रहा हूँ, अब मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ। ध्यान रखो, डायरेक्शन आपका चेंज हो गया। पहले मैं ब्लॉक को आगे ले जाता था, अब मैं ब्लॉक को बहुत स्लोली ऊपर ले जा रहा हूँ, है ना? ये बात को ध्यान रखना मेरी, मैं कैसे ब्लॉक को ऊपर ले जा रहा हूँ, बहुत ही स्लोली उसकी वेलोसिटी को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रहा हूँ, है ना? जैसे ये आपका ब्लॉक है और इस पे mg फोर्स नीचे की तरफ तो लगेगा, ये तो हमें पता ही। तो मैं ऊपर की डायरेक्शन में उतना ही फोर्स दे रहा हूँ जो mg को बैलेंस कर ले, जिसकी वजह से ये स्लोली ऊपर उठता रहे। मैं इससे ज़्यादा फोर्स नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ उतना ही फोर्स दे रहा हूँ जो इसकी mg को काउंटर बैलेंस कर ले और ये ब्लॉक आपका धीमे धीमे ऊपर उठ के पहुँचे, बहुत धीमे ऊपर आ गया। ठीक है, वेरी स्लोली। अगेन रिमेंबर द टर्म स्लोली। तो अब हुआ क्या, यहाँ भी इसकी वेलोसिटी v थी और यहाँ भी इसकी वेलोसिटी v थी, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी भी v, फाइनल वेलोसिटी भी v, काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो 0 हो गया। या अगर आपको ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझो, सपोज करो आपने रेस्ट से किसी ब्लॉक को उठाया तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, फिर आपने उठा के इसको यहाँ पे रख दिया तो फाइनल वेलोसिटी भी इसकी 0 हो गई। इनिशियली रेस्ट पे था, फिर आपने इसको उठा के यहाँ पे कहीं रख दिया तो फाइनली भी वो आपका ब्लॉक रेस्ट में आ गया ना।
तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बात करूं तो वो तो ज़ीरो हो गई। तो मैंने जितना भी वर्क डन किया वो सारा का सारा कहाँ पे चला गया? मैंने तो वर्क डन किया ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने इस ब्लॉक को ऊपर उठा के रखा तो मैंने तो वर्क किया। तो मैंने जो वर्क किया तो काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो गई। तो वर्क डन कहाँ गया? गायब हो गया क्या? वो वर्क डन कहाँ चला गया बताओ? मैं एक ब्लॉक को ऊपर उठा के ले जा रहा हूँ, है ना। इनिशियली आपका ब्लॉक रेस्ट पे, और मैं ब्लॉक को ऐसे उठा रहा हूँ, एकदम स्लोली उठा के ऊपर ले जा रहा हूँ, और फाइनली भी आपका ब्लॉक रेस्ट पे आ जाता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो गया ना। इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो। तो जो मैंने वर्क डन किया उस ब्लॉक पे वो सारा का सारा कहाँ पे चला गया? गायब हो गया। बताओ, आप में से कौन बताएगा? मैं किसी ब्लॉक को धीरे धीरे ऊपर उठा के ले जा रहा हूँ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो है। तो सारा का सारा जो मैंने काम किया उस ब्लॉक पे, वर्क किया, वो वर्क कहाँ चला गया? बताओ, वेयर हैज़ द वर्क गॉन? वो सारा वर्क डन कहाँ पे चला गया? कौन बताएगा? आप लोगों को समझ आ रहा है? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, थोड़ा सोचना है इसके बारे में। हम लोग कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आप लोग थोड़ा इस पर सोचना। जब आप किसी ब्लॉक को धीरे धीरे उठा के ऊपर ले जा रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो ज़ीरो हो गया, तो वर्क डन वाली एनर्जी कहाँ पे चली गई? कल मैं आपसे पूछूंगा, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।